हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज़ जो है मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा की। हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली फर्स्ट चैप्टर से, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। राइट, कि किस तरह से क्या रीजंस थे, क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो मुगल एम्पायर था, जो 15 16 17 सेंचुरी के अंदर इतने अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा था, प्रॉस्पर कर रहा था, क्या रीजंस थे उसके डिक्लाइन होने के, क्या रीजंस थे उसके डिसइंटीग्रेट होने, उसके डीके होने के। ठीक है, तो जो मुगल एम्पायर था उसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ था फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के अंदर। तो पहला पॉइंट तो ये है कि 18th सेंचुरी के अंदर जो फर्स्ट हाफ था, यानी कि 1700 से के आसपास 1750s तक जो है, ये पीरियड ऐसा था जब सबसे पहली बार मुगल एम्पायर की जो नींव थी, उसका जो फाउंडेशन था, वो शेक होना शुरू हो गया था। ये वो पीरियड था सबसे पहली बार जब ये लगा कि जो मुगल एम्परर्स थे, जो पहले के टाइम पे इतने ग्रैंड थे, जैसे अकबर था, जहांगीर थे, बाबर थे, अब वो जो नेक लेटर मुगल्स आ रहे हैं वो कितने वीक विल्ड हैं, कितने लेस केपेबल हैं। ठीक है, और कई सारे और रीजंस थे जिसकी वजह से मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन होना, डीके होना शुरू हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी चाहिए कि कोई सिंगल फैक्टर नहीं था मुगल एम्पायर की डिक्लाइन होने का, या डीके होने का कोई भी सिंगल फैक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब इतना बड़ा एम्पायर, इतना ग्रैंड एम्पायर जब डिक्लाइन होता है तो कई सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने कलेक्टिवली काम किया था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के लिए। ठीक है, तो कई सारे फैक्टर्स थे, उन सब फैक्टर्स को, उन सब डिफेक्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और होता क्या है कि एंड में 1803 के अंदर दिल्ली में जो है ब्रिटिश आर्मी आ जाती है, और ब्रिटिश आर्मी जो है वहाँ के मुगल एम्परर को हटा देती है थ्रोन से और उसको पेंशनर बना देती है अपनी पैसों के ऊपर। ठीक है, तो फाइनली 1803 के अंदर जो पूरा मुगल एम्पायर होता है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है, क्योंकि दिल्ली का जो थ्रोन होता है वो भी छीन लिया जाता है उससे, और दिल्ली के अंदर जो भी उस टाइम पे मुगल एम्पायर होता है उसको ब्रिटिश आर्मी पेंशनर बना देती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो स्टडी जो हम पढ़ रहे हैं, ये डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की, ये इसको पढ़ने का फ़ायदा ये है कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी थी मीडिएवल टाइम्स के अंदर, जो मीडिएवल सोसाइटी थी उसके अंदर सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली क्या क्या डिफेक्ट्स थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जिसकी वजह से इवेंचुअली हमको ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सब्जुकेट करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो मीडिएवल टाइम्स में इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर था, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उसके अंदर क्या इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे, राइट, उसके अंदर इनहेरेंट क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या डिफेक्ट्स थी, क्या कमियां थी, जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी हमको या और यूरोपियन पावर हमको आसानी से सब्जुगेट कर पाई और हमको 200 साल तक उन्होंने बाद में रूल किया। ठीक है, जो मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी थी वो सबसे पहली बार कब डिक्लाइन और कब शेक होना शुरू हो जाती है, वो शेक होना शुरू हो जाती है 1707 से पहले औरंगजेब के रूल के अंदर ही। जो औरंगजेब का रेन था, जो उसका टाइम था, उसके अंदर ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, फॉर एग्जांपल उसकी कुछ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सिकल पॉलिसीज थी, कुछ इनटॉलरेंट अप्रोच जो उसकी थी हिंदू चीफ्स और राजास के टुवर्ड्स, उसकी वजह से मुगल एम्पायर जो है डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है या शेक होना शुरू हो जाता है। अगर डिसइंटीग्रेट भी नहीं, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है, उसकी जो यूनिटी होती है मुगल एम्पायर की, वो उसकी नींव, जो उसकी फाउंडेशन शेक अप होना शुरू हो जाती है। कब? मुगल एम्पायर औरंगजेब के टाइम पे। ठीक है, और औरंगजेब की डेथ 1707 के अंदर हो जाती है, और 1707 के बाद मुगल एम्पायर फिर से एक सिविल वॉर की स्थिति के अंदर आ जाता है, स्टेट के अंदर आ जाता है, जहाँ पे औरंगजेब के 3 बेटे लड़ते हैं थ्रोन के लिए, जिसमें सबसे बड़ा बेटा बहादुर शाह जो होता है, बहादुर शाह 1707 के अंदर राजा बन जाता है और थ्रोन के ऊपर बैठ जाता है। बट बहादुर शाह 1707 के अंदर जब मुगल थ्रोन पे बैठता है तो उस टाइम पे ऑलरेडी उसकी एज 65 ईयर्स होती है। तो वो चाहे कितना भी केपेबल हो, कितना भी लर्नेड, कितना भी एबल हो, बट ऑलरेडी वो इतनी एज का हो चुका है, तो इसका साफ मतलब ये है कि दोबारा जल्दी से कोई और रूलर हमको चाहिए गद्दी पे बैठने के लिए। तो ज़्यादा साल तो ये रूल करेगा नहीं, और हम देखेंगे 1712 के अंदर इसकी बेटा तो डेथ हो जाती है और बस 5 साल ये रूल कर पाता है। ऑल्दो ये बहुत केपेबल रूलर था, बहुत ही लर्नेड रूलर था, और अगर ये और टाइम तक कंटिन्यू करता तो शायद मुगल एम्पायर को बचा सकता था उसके डिक्लाइन से। बट ऑलरेडी 65 ईयर्स का हो गया था, तो 5 साल इसने बस रूल किया। उसके बाद फिर से जो आगे लेटर लेटर मुगल्स आते हैं वो कंप्लीटली बेकार होते हैं, बिल्कुल लग्जरी लविंग किंग्स होते हैं, वीक विल्ड होते हैं और कोई काम ढंग से नहीं कर पाते। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बहादुर शाह के बारे में, कि बहादुर शाह जो था, बहादुर शाह उसने कब से कब तक रूल किया था? 1707 से लेके 1712 तक। तो सबसे पहली बात तो यह बात हमको ये पता लगे कि 65 ईयर्स का था जब थ्रोन पे बैठा, फिर एबल था, लर्नेड था और
डिग्निफाइड था, यानी कि कंप्लीटली केपेबल था। अगर उसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और साल रहती तो शायद मुगल एम्पायर बच जाता डिक्लाइन होने से, खराब होने से। फिर उसकी जो पॉलिसी थी, उसकी पॉलिसी क्या थी? कॉम्प्रोमाइज और कंसीलिएशन की पॉलिसी थी। कॉम्प्रोमाइज एंड कंसीलिएशन, यानी कि वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी था हिंदू चीफ से, मराठा चीफ से और राजपूत चीफ से, और वो कंसीलिएट भी कर लेता अपने सारी एरियाज को। जितना भी मुगल एम्पायर उसको मिला था औरंगजेब से, उसने इनहेरिट किया था, उस सबको वो कंसोलिडेट करता था और कंसीलिएट कर लेता था अपने आसपास नेबरिंग एम्पायर्स के साथ। उसने जाट चीफ्स के साथ, चूरामन के साथ, बुंदेला चीफ के साथ, इन सबसे अच्छे रिलेशंस बना रखे थे। ठीक है। एक उसने क्या बहुत अच्छा काम किया, उसका एक टॉलरेंट अप्रोच था। उसका टॉलरेंट अप्रोच था टुवर्ड हिंदू चीफ्स एंड राजास। कहने का मतलब है कि जितनी भी ऑर्थोडॉक्सिकल पॉलिसीज थी औरंगजेब की, उन सबको रिवर्स करने की कोशिश करता है बहादुर शाह। और ये हमको एविडेंस मिलता है कि बहादुर शाह ने जितनी भी नैरो माइंडेड पॉलिसीज थी औरंगजेब की, जिजिया हो गया या फिर पिलग्रिम टैक्स हो गया, उन सबको हटाने की कोशिश करी थी। फिर उसने जो है बिगिनिंग करे थे अटेम्प्ट्स के ऑफ गेनिंग कंट्रोल ओवर टू राजपूत स्टेट्स। कहने का मतलब है कि शुरुआत में उसने एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी